हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की। और फिर हम आपको बताएंगे कि प्रेशर, अगर किसी एक चैम्बर में आपने गैस को डाल दिया है तो उसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, और फिर हम आपको उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो बताएंगे, आपको सिखाएंगे, और फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम उसके आगे भी जाएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट के पास तक। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और वो सवाल आपको सीखना है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये है कि आपके पास एक कोई कैप्सूल है, मैं फिगर बना रहा हूँ, सवाल लिख के नहीं लेके आया हूँ। एक कैप्सूल है, मान लीजिए आपके पास। इस कैप्सूल में आपने मरकरी डाल के रखा है। ठीक, क्या डाल के रखा है? मरकरी डाल के रखा है। और अब जब आप मरकरी डाल के रखोगे तो मरकरी भाई जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, क्योंकि भाई प्रेशर सेम एग्जर्ट करेगा। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर इधर भी पी रहेगा, इधर भी पी रहेगा। और सिमेट्रिकली अगर देखा जाए, अगर इसकी लेंथ L है ना, तो यहाँ पे आपका मरकरी L1 और यहाँ पे आपका L2 कवर करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आप ये L मान रहे हो तो यहाँ पे आपका L1 कितना रहेगा? L1 आपका L/2 रहेगा, और L2 भी आपका कितना रहेगा? L/2 रहेगा। ये चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? आपने इसमें क्या डाल के रखा है? मरकरी डाल के रखा हुआ है। इधर भी मरकरी है और इधर भी मरकरी है। अब आपने क्या किया? इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल से एक स्मॉल एंगल थीटा पे टिल्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो भाई आपको जो इमेज बनेगी वो ऐसे देखने को मिलेगी कि ये आपका मरकरी का ट्यूब था, वो अब ऐसे टिल्ट हो चुका है, वो ऐसे टिल्ट हो चुका। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप मरकरी डालोगे तो ये वाला पोर्शन L2 वाला बढ़ जाएगा और L1 वाला घट जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो जी हुजूर, आपको शायद समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, ये आपका L2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे L2 भूल जाना, यहाँ पे भी L2 है। ठीक है, हमने इसे L/2 के टर्म्स में लिख देना है। ये L/2 हो गया और ये भी L/2 हो गया, तो ये L2 हो जाएगा और ये L1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ऊपर और नीचे प्रेशर सेम होगा? बताना जरा, क्या ऊपर और नीचे प्रेशर सेम होगा? हाँ, अगर जितना प्रेशर ऊपर है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो इसे 1 और इसे 2 बोलते हैं क्योंकि हमने बदल दिया है। तो P1 बराबर P2 होगा। ये क्या बात कर रहे हो सर? अरे भैया, बराबर होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना। हमने ये नहीं बोला कि प्रेशर ड्यू टू मरकरी बराबर होगा, हमने बोला कि P1 आपका बराबर होगा P2 के। भाई यहाँ पे प्रेशर होगा। अब ध्यान से सुनो, आपको ये बात समझ नहीं आई, फिर से मैं समझाता हूँ। भाई शुरुआत में इसके बराबर इसका प्रेशर था क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में कंडीशन में था। यहाँ भी जितना ये प्रेशर लगा रहा होगा उतना ये भी प्रेशर लगा रहा होगा। या ऐसा समझ लो, फोर्स बराबर होंगे यार। तो जितना देखो ये दब चुका है, अभी ये आपका इक्विलिब्रियम में, ये समझ लो एक पिस्टन है, ये आपका इक्विलिब्रियम में है। तो भाई इस प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और इस प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँ तो आपको ये बात तो पक्का समझ में आएगी कि P1 बराबर क्या होगा? P2 प्लस समथिंग होगा, मतलब ऊपर नीचे प्रेशर बराबर होगा। मैंने ये बोला था, पर मैंने ये बोला कि मान लो ऊपर प्रेशर P1 है और ऊपर प्रेशर P2 है, नीचे प्रेशर P1 है, तब क्या होगा? तो ऊपर इसके मास की वजह से, जो यहाँ पे ऊपर मास होगा उसके टिल्ट होने की वजह से आएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा mg sin थीटा, ये आपका फोर्स होगा। और अगर मान लें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब ध्यान दो, धीरे धीरे जैसे चीज़ें जुड़ती रहेंगी वैसे वैसे हम चीज़ों को अपने हिसाब से मानते भी रहेंगे। हमने क्या माना कि यहाँ पे जो A है वो इसका क्रॉस सेक्शन है। क्या आपको ये बात समझ आई? ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है। M क्या है? भाई इस चैम्बर में मास M होगा, सिमेट्रिकली इस चैम्बर में भी मास M होगा। तो टोटल मास ऑफ mg, hg कितना मानेंगे हम लोग? mg मान के चलेंगे। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया, सवाल लिख के लाया नहीं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। क्या आपको ये लाइन क्लियर हुई? पहले मुझे ये बताना, क्या आपको ये लाइन क्लियर हुई कि P1 बराबर P2 प्लस mg sin थीटा बाई A होगा? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। अब बताओ किस फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है? mg sin थीटा की वजह से तो लग रहा है। अब अगर आपको mg sin थीटा नहीं पता, भाई टिल्टेड पे अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी मास m को रखते हो तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगता है? mg sin थीटा नीचे की तरफ लगता है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, चलो अब
सर आगे क्या करें, हमसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे सवाल में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सवाल में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब किन किन के टर्म्स में, ये ध्यान से समझना, किस किस के टर्म्स में आपको ये समझना है, आपको निकालना है एम के टर्म्स में, जी के टर्म्स में, साइन थीटा के टर्म्स में, सॉरी थीटा के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ, मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपको पी नहीं पता है, पी तो हमने माना है, इन टर्म्स ऑफ एम जी थीटा। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ एल है ना, एल, ऐसे समझ लो L1 L2 एंड ए। आपको एल नहीं दिया गया है। क्या सवाल समझ आया? फिर से सवाल एक बार समझ लेना कि आपके पास कोई एक कैप्सूल था, कैप्सूल को दो हिस्सों में बांटा गया था। शुरुआत में उसका लेवल हॉरिजॉन्टल था, यहाँ भी प्रेशर पी रहेगा, यहाँ प्रेशर पी रहेगा, हमें पता है, ठीक। हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो यहाँ का प्रेशर भी पी रहेगा, यहाँ पे प्रेशर पी रहेगा। अगर हम इसको टिल्ट कर देंगे तो भी जितना प्रेशर ऊपर रहेगा उतना प्रेशर नीचे रहेगा, ठीक है। हमने बोला, आपसे सवाल में पूछा कि आपको इनिशियल प्रेशर बताना है। ये पी क्या है, पी मतलब इनिशियल प्रेशर आपसे पूछा है कि आप बता दो कि इनिशियल प्रेशर शुरुआत में कितना रहेगा। क्या आपको सवाल समझ आ गया? किसके टर्म्स में बताना है? एम जी थीटा L1 L2 और ए के टर्म्स में। क्या आपसे हो जाएगा? देखिए अब कैसे करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली मुझे चीज़ों को सिखाना है, ना कि मतलब रटाना है। अब सीखो कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो हम कैसे करेंगे। ऐसा सवाल भी बन सकता है। होगा क्या, ध्यान से देखिए भाई, ये जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रहा होगा, पहले दिमाग अप्रोच सोचिए, जो भी ये प्रोसेस हो रहा होगा क्या यहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा? पहले दिमाग में आपके आना चाहिए कि भाई जो टेम्परेचर यहाँ होगा वही टेम्परेचर यहाँ होगा। मान लो अगर मैं अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता। यानी आप ये चीज़ पहले समझना, हिंट आपके लिए ये है, ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। आपका टेम्परेचर पूरे प्रेशर उसमें क्या है, कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? क्या बढ़िया से आपको दिखाई दे रहा है? बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ठीक। आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आप कौन सा लॉ लगा सकते हो? क्योंकि हमने आपको बताया अपने सिलेबस में आइडियल गैस है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं बॉयल्स लॉ, या आप लिख सकते हो P1 V1 बराबर P2 V2। सर P1 V1 और P2 V2 लगाएंगे कहाँ पे? कहीं पे भी लगा दो, चाहे इनके बीच में लगा दो, चाहे इनके बीच में लगा दो, चाहे इनके बीच में लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, है ना, लगा सकते हैं। सर पर हमें वॉल्यूम तो नहीं पता है। अरे भाई वॉल्यूम निकाल लो ना यार। अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन में, ध्यान से देखो, इनिशियली अगर बात करें, शुरुआत वाले में बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ इनिशियली, ये ऐसे कर देते हैं। इनिशियली अगर बात किया जाए, शुरुआत में, ध्यान से सुनना, शुरुआत में तो आपका ऐसे कैप्सूल है, ऐसे कैप्सूल है, कैप्सूल का ये एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई। ये लेंथ मान लो L1 है, ये लेंथ L2 है, यहाँ का प्रेशर P है, यहाँ का प्रेशर P है, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये तो आपको दिया गया है। इस अगर इधर का मैं वॉल्यूम बोलूँ V है तो इधर का वॉल्यूम भी तो V होगा। अब क्या लगाओगे इन दोनों के केस में? वॉल्यूम जो V आएगा वो हो जाएगा एरिया इंटू L1 और यही बराबर हो जाएगा एरिया इंटू L2। अरे बोलो भाई हाँ कि ना, यही तो होगा। अब यहाँ पे सर हमको L1 नहीं पता, L2 नहीं पता, वो दिया है सवाल में सर, लेकिन वो तो यहाँ का दिया है ना। हाँ ये बात आपने सही बोली। तो सर अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, आप खुद बताओ कि जो ये है ये टोटल लेंथ कितनी है। इसे टोटल लेंथ को हमने बोला था L, तो वो हो जाएगा क्या, L1 प्लस L2/2। और आपने खुद बोला दूसरी चीज कि L1 बराबर L2, आप क्या लिख नहीं सकते, L1 बराबर L2 बराबर L1 प्लस L2/2। अरे हाँ सर ये तो लिख ही सकते हैं, तो लिखो ना यार। अब देखो जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा, शुरुआत का वॉल्यूम बात कर रहा हूँ, एरिया इंटू L1 प्लस L2/2। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आई? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हम इनिशियली की बात कर रहे हैं, शुरुआत में हमने ये करके ये निकाल दिया। अब यहाँ पे हम PV लगा देंगे। अब देखो एक बार इन और इस चैम्बर में PV लगाएंगे, देखो शुरुआत वाला ये और ये चैम्बर बराबर ही है, यहाँ भी एक बार इन दोनों पे लगा देंगे, फिर हम अपना कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए सॉरी ध्यान से देखिएगा, सोना नहीं है।
अगर सोओगे तो भाई सब कुछ खो दोगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम शुरुआत में बात करें यहाँ, अब देखो यहाँ का वॉल्यूम भी ऐसे निकलेगा v इक्वल टू n टू 11 करके। अगर हम बात करें लेफ्ट वाले की बात करें, लेफ्ट चेम्बर की बात करें, तो लेफ्ट चेम्बर की बात करें, है ना, क्या हो जाएगा, शुरुआत में p इनिशियल लगा रहा हूँ, p इंटू वी इज इक्वल टू P1 V1, p इंटू वी वॉल्यूम कितना है भाई, एरिया इंटू L1 प्लस L2 बाई 2। और भाई फाइनल में P1 हमने मान के रखा है, ये P1 ही है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू L1। एरिया से आपका एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो P इंटू L1 प्लस L2 बाई 2 इज इक्वल टू P1 निकल के आया। बोलिए क्या आपको ये बात समझ आई कि यहाँ पे कोई डाउट है? P1 निकल गया, पर सर हमको तो ये चाहिए था। रुको जरा, सब्र करो, सब पता चलेगा। राइट चेम्बर की अगर बात करें तब, राइट चेम्बर की अगर बात करें तब भाई राइट चेम्बर में अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे अगेन P V बराबर P2 V2। आप P2 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, है ना, कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा, P1 की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं ना, है ना, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, अब देखो यहाँ से P1 की वैल्यू लिख सकते हैं। चलो अभी निकालेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उधर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, P2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हम P1 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, P2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। फिर से वही करेंगे, A इंटू L1 प्लस L2 बाई 2 इज इक्वल टू P2। अरे भाई तो नहीं पता है ना, तो P पता है। V2 कितना लिखेंगे? अरे भाई V2 आपका हो जाएगा A इंटू L2, A से A कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा P इंटू L1 प्लस L2 बाई 2 इज इक्वल टू P2 L2। ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे P1 L1 भी तो रहेगा, तो ध्यान से देखो, अगर P1 L1 यहाँ पे है तो एक लाइन हम काट लिया, काट पुट के खा गए, तो ये हो जाएगा L1 और यहाँ पे हो जाएगा L2, ये गायब कर देते हैं। भाई समझ आया? अब ये आपका P1 की वैल्यू, ये आपकी P2 की वैल्यू, यहाँ से P1 की वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, यहाँ से P2 की वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, सॉल्व करो, आपको P मिल गया। ध्यान से देखो, हम सवाल पहुँच चुके हैं, हमसे जो पूछा गया था वो हम सोच चुके हैं और वहाँ तक हम पहुँच भी चुके हैं। सर कहाँ तक? ध्यान से देखो, क्या आपको P1 की वैल्यू पता? रखो यहाँ पे, तो P1 कितना था, P इंटू, देखो इसको हम L मान लें अभी के लिए, चलो छोड़ो रहने दो, L मान लेते हैं, कौन बार बार लिखे, P इंटू L बाई P इंटू L बाई 2L1 इज इक्वल टू P2 कितना है, P2 है P इंटू L बाई 2L2 प्लस में mg साइन थीटा बाई a। आप इसको इधर लेके जाओ तो हो जाएगा P इंटू L बाई 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस P इंटू L बाई 2 टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा बाई a। जरा सॉल्व करें तो देखो P L बाई 2 कॉमन है, आपको मिल रहा है 1/L1 माइनस 1/L2 इज इक्वल टू mg साइन थीटा बाई a। अब देखो P निकालना था तो L, देखो L से इधर भेज दो, देखो सीधे एक काम करते हैं, ये मिटा लेते हैं, मिटा दो ना, तुम बोल रहे हो तभी मिटा रहा हूँ, वरना मिटाता नहीं, सही बोल रहा हूँ, ऐसे लिखा रहने देता। आपकी बात हम कैसे टाल सकते भाई? देखिए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो L आगे मैथ कर लेते हैं, तो आपको हो जाएगा P इंटू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L2 बड़ा है माइनस L1 बाई L1 इंटू L2, और इधर चला जाएगा तो हो जाएगा mg, देखो 2 ऊपर चला जाएगा, देखो mg साइन थीटा बाई a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 2 टाइम्स ऑफ L, और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू mg, देखो 2 mg साइन थीटा बाई a इंटू L, और ये हो जाएगा L1 L2 अपॉन में L2 माइनस L1, और अगर आप ध्यान से देखो तो P बराबर हो जाएगा 2mg साइन थीटा अपॉन में a,
और अगर आप इसे L1 प्लस L2 बोल रहे हो तो हो जाएगा L1 L2 अपॉन में L1 स्क्वायर, रुक जाओ, L2 स्क्वायर माइनस नीचे वाला सही से लिख देते हैं, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ये आपका प्रेशर निकल के आया। क्या हमने प्रेशर का जो फंक्शन है वो एम जी थीटा ए L1 और L2 के टर्म्स में निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? अब आप ध्यान से देखो तो क्या आप इनमें से सब कुछ आपको पता है? एम क्या है? मास ऑफ मर्क्यूरी, आपने कितना डाला है वो तो आपको पता होगा। साइन थीटा कितना टिल्ट किया वो भी आपको पता है। जी पता है भाई, सबको पता, तुमको नहीं पता है। एरिया वो भी पता हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। L1 L2 ये, अरे भाई पटरी से नापोगे ना, सब पता चल जाएगा तो आप प्रेशर निकाल लोगे। क्लियर? तो समझ गए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इनिशियल प्रेशर निकाला है। अब इनिशियल निकलते ही आपने इनिशियल और यहाँ का P1 को हमने P के टर्म्स में निकाला था तो आप P1 निकाल सकते हो, आपने P2 को P के टर्म्स में निकाला था आप उसे निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो कि भाई बाद में भी प्रेशर कितना होगा। आपको दो इक्वेशन बनाए थे, वहां पे P की वैल्यू ले जाके पुट करोगे आपको मिल जाएगा। चुपचाप पहले देखूं, हाँ भाई चल रहा है ये, नहीं तो बहुत तगड़ा झटका देता है भाई, ये बहुत तगड़े झटके वाले हैं, बीच में खड़ाक से बंद और उनको पता भी नहीं चलता है। चलिए इसको पॉज करके वीडियो को नोट करें, बहुत बढ़िया सवाल है और अगर हो सके तो ये रिजल्ट आप अपने शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिएगा। ठीक, मज़ेदार क्वेश्चन है यार, मज़ा आता है सवाल करने में। आइए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़िए इस सवाल को। बोला जा रहा है आपके पास एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है, उसमें हमने आइडियल गैस, ध्यान दीजिएगा सवाल ने खुद बोल दिया इस बार, आइडियल गैस आपने भर के रखी हुई है और उस ट्यूब में जो आपने भर के रखा है उसका मास m है, टेम्परेचर T है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द ट्यूब इज रोटेटेड विद ओमेगा, ध्यान से देखो टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चले तो हम लोग PV बराबर nRT लगा सकते हैं या P1 V1 बराबर P2 V2 भी लगा सकते हैं जरूरत पड़ी तो। ठीक है, दोनों ही लगा सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट दी अपना सवाल टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, बदलेगा नहीं, अचानक से लावा हुआ नहीं फूटने वाला है। ठीक, तो ओमेगा हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे, ठीक है। हम कैसे करेंगे, सॉरी, अगर आपको याद हो ऐसा ही एक सवाल हमने फ्लूइड में करा था, वहां पे हम बस यहाँ गैस भरे, वहां पे पानी वानी या लिक्विड भरे थे। अब देखिए करना क्या है, आप ऐसे एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन के अलॉन्ग आप एक ट्यूब मान के चलेंगे। अब इस ट्यूब में आपने जो है एक गैस भर के रखी है। ट्यूब की लेंथ कितना दे के रखा है? L। ट्यूब कितने लेंथ का है भाई? L का है। ठीक है, आपने इसमें एकदम खुपच पूरा खचाखच, ऐसा ना एकदम से जगह नहीं है भाई, एकदम से नहीं जगह है, आपने भर के रखा है। क्या क्या भर के रखा है भाई लोग? गैस। कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझना, अगर आप इसे ओमेगा से घुमा रहे हो, एकदम से बेसिक से नहीं बता रहा हूं इस बार, ओमेगा से घुमा रहे हो तो इधर की तरफ एक एक्सीलरेशन लगेगा जो होगा कितना, बोलो जल्दी बोलो। याद है? सेंट्रीफ्यूगल, हाँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर या ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा। हम करते कैसे थे, हम गए एक्स पे जाके एक एलिमेंट कट किया था, याद आ रहा है कुछ, और उस एलिमेंट को कट करते ही यहाँ पे एक पॉइंट ए माना था, यहाँ पे एक पॉइंट बी माना था, और हमने आपसे एक सवाल पूछा था, बेटा बताओ कि बी पर प्रेशर ज़्यादा होगा कि ए पर प्रेशर ज़्यादा होगा? तो आपका जवाब आया था सर बी पर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन चलने में प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमने बोला ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर चेंज बहुत कम आएगा। मान लेते हैं ये जो मोटाई है वो एक्स है, dx, एक्स तो मोटाई कैसे मानेंगे, अरे जी रुको 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 रुको, हाँ बढ़िया, चलो ये जो मोटाई है हम इसे मान लेंगे कि ये आपका dx है और x पे गए हो, तो क्या यहाँ पे आप प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हो? तो बोलोगे जी सर, क्या लिखोगे? dp बराबर क्या होता था? h रो g। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में कितना चले हो? h यानी x। मान लो गैस की डेंसिटी कितनी हो गई? रो। और एक्सीलरेशन कितना है भाई? x पे गए हो तो यहाँ पे x हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, अरे मोटाई तो यार dx रहेगी ना, dx चले हो, फिर गलती कर रहा हूँ, ये dx होगा। ठीक ठीक ठीक, गलती हो गई, मानता हूँ। अब आप बोलोगे सर अब आप इंटीग्रेट कर दो, अब यहीं पे गलती करते हो। देखिए ध्यान से, इंटीग्रेट नहीं करना है। सर क्यों? वहां पे हमने कर दिया था,
ये भी आप बात मानोगे, मैं भी ये एग्री करता हूँ, नो डाउट, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्लूइड था और फ्लूइड में हमने आपको लिखाया था कि हम नॉन कंप्रेसिबल मान रहे हैं, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। पर यहाँ पे गैस है और गैस कंप्रेस हो सकती है, हम खुद कंप्रेस कर रहे हैं यार, प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर दे रहे हैं, तो डेंसिटी तो खुद ही वेरी होगी। तो अब क्या करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि डेंसिटी बराबर होता है प्राइम मिनिस्टर राजा त्रिपाठी, PM/RT, याद आ रहा है कुछ, जहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस होता है M, मोलर मास होता है R, गैस कांस्टेंट T, टेम्परेचर हो गया। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, सही में ऐसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पुट करो, रो की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो, रो की जगह पे, अरे कल बताया था ना, रो की जगह पे ये पुट कर दो। अरे मारो मत, बता दे रहे हैं, देखो PV बराबर NRT होता था। अरे भाई मारने की बात नहीं कर रहे, गलती हो गई, हम तो ऐसा फ्लो में बोल दिए थे। तो क्या हो जाएगा, PV बराबर N की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन में मोलर मास, बोलो हाँ कि ना, और ये हो जाएगा RT। फिर आपने बोला था PM बराबर मास बाई वॉल्यूम इंटू RT, मास बाई वॉल्यूम आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो रो RT, तो रो बराबर क्या आया, प्राइम मिनिस्टर राजा त्रिपाठी। वैसे तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, निमोनिक्स बनाना था तो बना दिए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, पुट दिस ईयर, जल्दी से पुट करिए। तो आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा DP बराबर रो की जगह पे PM/RT और हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x dx। इज दैट क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो, अब इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे प्रेशर कितना मानोगे, हम मान ले रहे हैं कि अभी कोई PATM CTM नहीं है, तो 0, जब L बराबर 0 था, L बराबर L पे प्रेशर P है, हमें पूछा है, ठीक, अगर PATM होता तो जुड़ जाता, ठीक, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान सुनना, P को इधर भेजो, तो हो जाएगा DP/P इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू P इज इक्वल टू, जितने भी कांस्टेंट है बाहर करो, मोलर मास ऑफ गैस कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो बाहर हो जाएगा M ओमेगा स्क्वायर बाई RT, अंदर में बचेगा 0 से लेकर L तक x dx। इंटीग्रेट करो तो इसका हो जाएगा 1/P का ln P इज इक्वल टू, ये काम कर दें, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट A मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट B मान लेते हैं, कहें 0 माने, यहाँ का प्रेशर PA मान लेते हैं, यहाँ का प्रेशर PB मान लेते हैं, तो P जनरल मान लेते हैं ना, जब कहीं जरूरत पड़ेगी तो PA 0 कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो PB इज इक्वल टू PA, ये हो जाएगा ln, आपका हो जाएगा ln P, और अगर आप लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा PA से PB, पुट करके देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा M ओमेगा स्क्वायर बाई RT, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 से 0 से L। मैं तब तक देख के आता हूँ, आप लिमिट पुट करो। चलिए बढ़िया, अभी तक वीडियो चल रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln PB माइनस ln PA, आपको याद होगा इतने दिन में तो आप पता ही चल गया होगा, PB बाई PA ये हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा M ओमेगा स्क्वायर अपॉन में RT, लिमिट आपने पुट किया ना, क्या आया, L स्क्वायर बाई 2, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर RT बाई 2, समझ आ जाए। अब क्या करना है भाई, ln यहाँ है तो इधर की क्या हो जाएगा, PB अपॉन PA इज इक्वल टू E की पावर में चला जाएगा सब, M ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर ये अपॉन 2 RT। आप इसको नोट करिए, चलिए, तो ये आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा PB बराबर PA इंटू E की पावर M ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2RT, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रेशर, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा डब्बा बनाया है, तो ऐसे समझना है। यहाँ पे इस सवाल में आपको क्या समझ में आया, क्या सिखाया है, ये तो चीज़ आपको समझ में आई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तो आपको आती थी, आपको क्या सिखाया इस सवाल से, ये समझना ज़रूरी है। इस सवाल से मैंने आपको बताया कि भाई हम जो गैसेस की बात कर रहे हैं वो कंप्रेस हो सकती है, उनका डेंसिटी कांस्टेंट रह सकता है, उनका वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, सॉरी गलती से बोल दिया, उनका वॉल्यूम चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको डेंसिटी भी क्या होता है, वेरी कर जाता है, मास सिर्फ कांस्टेंट होता है।
इसलिए हम देखो इसको इस बार डेंसिटी के टर्म्स में ना निकाल के हमने डेंसिटी को एलिमिनेट किया विद प्रेशर, मोलर मास, आर एंड टी के टर्म्स में। ठीक है, तो अब इसकी बात करिए। इसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं, वो डेरिवेशन आपके स्कूल में इंपॉर्टेंट है, आप उसको सीख लीजिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं इस डेरिवेशन की। क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इन चैम्बर ड्यू टू गैस। हमें गैस का प्रेशर निकालना है। अगर हमने उसे किसी चैम्बर में डाल दिया है, हम मान के चल रहे हैं कि आपका चैम्बर, देखो ढेर सारी एजम्पशंस मान के चल रहे हैं कि पहला जो अपना क्यूब है, जो चैम्बर है, वो आपका क्यूब के फॉर्म में है ना। पहला आपको बताए थे कि जो आपका प्रेशर आ रहा है, अगर आप किसी गैस को डालते हो तो वो क्यों आता है कि जब आप चैम्बर में डालते हो तो गैस के मॉलिक्यूल तो ऐसे रुके तो रहेंगे नहीं, शैतान वो जाके दीवार पर खट 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 ठक्कर मारेंगे। अब ध्यान सुनना, आपके दिमाग में आ रहा होगा दीवार कि सर मॉलिक्यूल तो आपस में भी कोलाइड कर रहे होंगे। देखो भाई, मॉलिक्यूल के आपस में कोलाइड करने की वजह से कोई भी प्रेशर नहीं होगा, लेकिन मॉलिक्यूल जब दीवार को जाकर टक्कर मारेंगे उसकी वजह से प्रेशर होता है। नोट करना इस बात को, मतलब ध्यान देना, वरना आपके दिमाग में डाउट आते हैं कि सर मॉलिक्यूल तो आपस में भी टकरा रहे होंगे। भाई आपस में टकराने की वजह से प्रेशर जनरेट नहीं होता है। जो प्रेशर हमें फील होता है वो होता है कि भाई जब मॉलिक्यूल जाके दीवार को टक्कर मारता है उसकी वजह से। ठीक, मैं ये भी समझ आ गया। अब हमने आपको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि हम ये जो कोलिजन मान रहे हैं वो आपके क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक, दूसरी हो गया। अब देखो सब कुछ हम एजम्पशन मान के चल रहे हैं। इसके पहले एक चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो वो मैं आपको अभी के बाद में ही बता दूंगा, उसी टाइम बता दूंगा। हमें RMS स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, हालांकि वो बाद में आने ही भी वाला होगा और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करके। अब ध्यान से देखिएगा, हम मान के चल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है ना, इसकी जो वेलोसिटी है, ध्यान से समझना, ये मॉलिक्यूल है भाई वो 3 डायमेंशनल, यानी तीनों दिशाओं में यानी चल सकता है। 3 डायमेंशनल वेलोसिटी उसके पास होगी। एक वेलोसिटी उसके पास इधर की तरफ होगी ux या vx मान लेते हैं, इधर होगी vy और अंदर की तरफ होगी vz। हम पहली चीज ये मान के चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी x में है वही वेलोसिटी y में है और वही वेलोसिटी z में है। ध्यान से समझना, हमने इतनी ढेर सारी एजम्पशन मान के रखी। ठीक, पहली एजम्पशन मानी। दूसरी एजम्पशन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है और सारे, देखो पहली एजम्पशन यही थी। दूसरी एजम्पशन जो आपने केमिस्ट्री की केडीजी में पढ़ी थी कि हम मानते हैं मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और अगर एक गैस है, जैसे आपने हीलियम लिया है, तो हीलियम के हर एक गैस मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो सेम होता है। अगर हम इसे एक पार्टिकल मान रहे हैं और इसका मास हम लोग m0 मान रहे हैं, हमने क्या बोला कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना इसको, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो कितना होता है? m0 होता है। हमने माना ही। अगर हम मान लें कि इसमें हमने n मॉलिक्यूल्स डाले हैं, अरे आप नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल तो निकाल ही सकते हो। अगर हम बात करें तो इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N है, कि हमने इसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डाले हैं, तो आप मुझे बताना टोटल मास ऑफ गैस कितना होगा? टोटल मास ऑफ गैस, या सीधे हम लिखते हैं मास ऑफ गैस। तो भाई एक का और n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा nm0, जिसे हम लोग स्मॉल m से लिख देते हैं या मास ऑफ गैस कर देते हैं mg, कंफ्यूजन से बचने के लिए। अब ध्यान से समझना दूसरी चीज, ये तो इतना डेटा होगा। अब भाई जो गैस डाली उसका कुछ ना कुछ मोलर मास होगा, तो हम मान के चल रहे हैं मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस वो आपका कैपिटल M है। इतनी चीजें। अब देखो हमको पता नहीं है कौन सी गैस डाली है, कितना डाला है, तो हम एक जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक, ये एजम्पशन था। अब आपको पता है कि जो प्रेशर हो रहा है वो कोलिजन वॉल की वजह से जो हो रहा है, मॉलिक्यूल जाकर वॉल पर टक्कर मार रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोलिजन हम मानेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक मानेंगे। ठीक, समझ आ गई बात? अब आप मुझे बताना, अब आप एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जाके टक्कर मार रहा होगा यहाँ पे Vx से, ठीक है, ऐसे टक्कर जाके मार रहा होगा, क्लियर? यहाँ पे टक्कर मारा। अब ध्यान समझना, ये मेरा पर्सनल कंफ्यूजन था, मैं कंफ्यूज होता था यहाँ पे। अब मैं कैसे कंफ्यूज होता था वो मैं आपको बताऊंगा। ये मॉलिक्यूल जाके इस दीवार पे हिट किया और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? Vx थी, और वापस से जब ऐसे गया तो वापस से ये इधर की तरफ हिट करेगा और इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? Vx ही रहेगी, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ये बात समझ आई? अब आप मुझे बताना मॉलिक्यूल में चेंज इन, हाँ ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ एक मॉलिक्यूल में?
तो Vx उधर जा रहा था, Vx इधर है, तो आपको चेंज इन मोमेंटम दिख रहा होगा 2mvx होगा, है ना, 2mvx होगा कि नहीं होगा। अगर हम बात करें कोलिजन की वजह से तो लिखिएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हम सिर्फ बात करें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, चेंज इन मोमेंटम, अभी हम सबको एक साथ कंपाइल कर लेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन, मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद वॉल, ड्यू टू कोलिजन विद वॉल, कोलिजन विद वॉल, कि भाई अगर वॉल के साथ कोलिजन होता तो उसका मोमेंटम में चेंज कितना होता। तो पहले Vx इधर जा रहा था, फिर Vx इधर आया, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P अगर आपने निकालना सीखा हो तो वो हो जाएगा 2m, अब एक मॉलिक्यूल है तो m नॉट लिखेंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास हमने m नॉट माना है, इंटू Vx हो जाएगा। ये बात समझ आई। साइन वगैरह नहीं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे। ठीक, क्लियर। अब ध्यान से देखना मेरा पर्सनल कंफ्यूजन क्या था। अब आपको क्या पता है फोर्स क्या होता था, आपको एक लाइन लिखाई थी केटीजी में कि ये जितनी भी चीजें हैं वो न्यूटन के लॉ को ऑबे कर रही हैं। क्या कर रही हैं? न्यूटन के लॉ को ऑबे कर रही हैं। अब आप मुझे ये चीज़ बताना कि अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी है तो फोर्स कैसे निकालेंगे। तो आपने क्या पढ़ा है कि फोर्स ऑन वॉल, ध्यान से समझना, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन, वो क्या लिखते हैं F1 बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब मेरा पर्सनल कंफ्यूजन यहाँ पे था डेल्टा T में कि भाई 2m0Vx हमने निकाल लिया, अब टाइम कितना लगा कोलिजन में, भाई यहाँ पे कोलिजन के चेंज में टाइम कितना लगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पे इस बात को समझना। अब यहाँ पे जाके आप बैठ जाओ, फॉर्मूला बड़ा आसान है कि भाई आपका मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस जब टक्कर करेगा तो उतनी देर में उसका कोलिजन 2 आप लिख सकते हो, 2 क्या होता है A/2V, सॉरी 2A/V, अब ये कर दोगे, है ना, नो डाउट, हमें पता है। पर क्यों हम टाइम को डबल क्यों कर रहे हैं, फिर समझना कि डेल्टा T है। अब टाइम कोलिजन में कितना लग रहा है, देखो कोलिजन में चेंज 2m0Vx आ रहा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये जो कोलिजन में टाइम लग रहा है ये इसमें चेंज कितनी देर में हो रहा है। अब ध्यान समझना, आप यहाँ बैठ जाओ, एक बार के लिए ध्यान से देखो, यहाँ बैठ जाओ, अब यहाँ बैठ गया। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहा है, आपने भेजा इसको, ये टक्कर खाया वापस आया, ये टक्कर खा के वापस आया, ये जब जाएगा यहाँ पे टक्कर खाएगा फिर ये वापस आएगा ना, तो आपका मॉलिक्यूल देखो यहाँ से यहाँ तक गया, अभी भी इसका मोमेंटम ये था, अब वापस जब आपके पास आएगा, क्योंकि आप तो यहीं खड़े हो ना, आप जब कर रहे हो कि भाई मोमेंटम में चेंज होगा, अब आएगा, वो गया है, अब उसको आने में टाइम लगेगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में हो रहा है भाई। शुरुआत में मोमेंटम कितना था, m/Vx इधर की तरफ था, अब यहाँ पे इसका मोमेंटम चेंज हुआ, पर आपको कितनी देर बाद पता चलेगा, जब आपका मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला आएगा ना, तो बताओ आपको पता कितनी, आप क्या रिपोर्ट करोगे कि भाई मोमेंटम में चेंज 2m0Vx हुआ है, और कितनी देर में हुआ है, जब मॉलिक्यूल एक बार यहाँ से जाके यहाँ पे टक्कर खाया और यहाँ से यहाँ तक यहाँ जाके। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर टक्कर खाने में आप डायरेक्शन बदलने में कुछ टाइम लगा होगा, हमने आपको बताया था केटीजी में कि ये वाला जो टाइम है वो नेग्लिजिबल होता है। तो आप टाइम कितना लिखोगे भाई, एक बार यहाँ से यहाँ गया और एक बार यहाँ से यहाँ आया, तो जाने में टाइम t, आने में टाइम t, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2t। देखो यहाँ लिख रहा हूँ, और टाइम बराबर क्या होता है बताइएगा जरा, टाइम बराबर क्या होता है 2t। अरे यार तुम सोचो ना, t बराबर कितना होगा, अब a डिस्टेंस को कवर करना है ना, या आपने ये पढ़ा होगा a बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड vx, अरे क्या लिख रहा हूँ, vx बराबर क्या होता है a/t, तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा a/vx। अब 2t है तो 2t बराबर क्या हो जाएगा 2avx हो जाएगा। इज दैट क्लियर। मेरा पर्सनल कंफ्यूजन था कि यहाँ पे 2t क्यों कर रहे हैं, मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ कि वो भाई एज ए स्टूडेंट मेरा बहुत तगड़ा कंफ्यूजन था, और वो जब मैंने बुक वगैरह पढ़ी तो बाद में क्लियर हुआ कि क्यों हो रहा है। भाई आप यहाँ पे बैठ गए ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, अब जब मॉलिक्यूल का अभी मोमेंटम mv0x है या mvx है, m0vx है, अब मुझे कितनी देर बाद पता चलेगा कि मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो चुका है। देखो टक्कर यहाँ हुई, मॉलिक्यूल का मोमेंटम यहीं पे चेंज हो गया, पर भाई मैं तो वहाँ पे थोड़ी ना था, मैं तो यहाँ था, तो मुझे कितनी देर पता चलेगा
टी प्लस टी 2t टाइम के बाद पता चलेगा कि भाई मॉलिक्यूल का मोमेंटम जो पहले m0 था वो माइनस m0 हो चुका है। तो मुझे इतनी देर बाद पता चलेगा कि भाई चेंज इन मोमेंटम हुआ है, और दैट्स वाई यहाँ पे मैं टाइम लिखूंगा 2t, और 2t की वैल्यू है 2a इंटू Vx। और जब आप लिखोगे तो 2 से ये 2 मर जाएगा, आपका आएगा m0 v²x/e। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, पर्सनली मेरा यहाँ पे बहुत क्रिटिकल था। हाँ थी छोटी सी बात कि रट लूंगा यार आ जाएगा आंसर, पर मुझे रटी रटाई चीज़ें आज तक समझ नहीं आई हैं, मुझे रटने में बहुत तकलीफ होती थी, है ना। मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में मेरे से क्लास 12th में हमारे यहाँ स्कूल में हमको नहीं बताया गया था कि रिएक्शन होती कैसे है। आप लोग को बढ़िया से रिएक्शन का वो क्या बोलते हैं उसको, अरे मैं तो वही भूल गया, मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है ना, मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म आपको बताया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है बढ़िया से। भाई हमने वो सब नहीं पढ़ी थी, हमें बस बता दिया बेटा ऐसा ये होता है ये होता है ये होता है, डब्बा बनाते हैं और वो बना देते। वो तो एक लास्ट ऑप्शन था कि समझना था। हमारे स्कूल में भाई रिएक्शन रटाई गई थी क्लास 12th में, और मेरा सबसे बड़ा वो एक मतलब पेन था कि मैं यार सब कुछ तो पढ़ ले पर रिएक्शन फील कैसे करूँ। सर बोलते थे बेटा लिख लिख के रटो, मेरा सबसे बड़ा पेन था कि मैं रट नहीं पा रहा था चीज़ों को। और मैं जब तैयारी किया तो मुझे पता चला हाँ रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। मैंने भाई ऑर्गेनिक के जितने भी सवाल थे मैंने मतलब मेरा पेन पॉइंट क्या था भाई, आपका इनऑर्गेनिक जैसे सबका होता है कि रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा चीज़ें, पर हाँ मेरे को वो भी वो मेरा पेन पॉइंट था, ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री में। बाकी मैंने फिजिकल ऑर्गेनिक सब पढ़ ली थी। ऑर्गेनिक में भाई कितने भी बड़ा सा सवाल हो, MS चौहान आती है एडवांस वाली प्रॉब्लम, हमने उसके किए थे, और एकदम बढ़िया से जितने भी सवाल थे भाई ऑर्गेनिक की पूरी बुक मेरे पास अभी गंदी पड़ी भरी पड़ी है। तो आप उसको समझना कि आपको चीज़ें समझनी है, रटनी नहीं है। ये मैं रट सकता था पर भाई मेरे को समझना था कि हो कैसे रहा है, और जब मेरे को समझ आया अच्छा ऐसे हो रहा है, और ये चीज़ मैंने खुद से मतलब फील की, मेरे गुरुजी ने नहीं बताई थी, बोले बस बेटा रट लो, और उनसे जाके पूछो अरे होता है यार। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और इसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता है कितना परेशान करता है। तो दैट्स थिंग। मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे। ये आपका हो गया F1 क्या हो गया F1 कि भाई मॉलिक्यूल जाके टक्कर मारा, टक्कर मारने की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज होने की वजह से दीवार पे फोर्स लगा। अब क्या मुझे आप प्रेशर बता सकते हो? प्रेशर, तो प्रेशर है ड्यू टू दिस फोर्स, क्या हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर P1 बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब भाई एरिया कितना है, यही एक मॉलिक्यूल इसी पे लग रहा है फोर्स, तो आपका फोर्स हो जाएगा m0 Vx² अपॉन में एरिया कितना है भाई, एरिया कितना है A² है, तो नीचे A तो पहले से था तो हो जाएगा A³। ये आपका एक मॉलिक्यूल की वजह से आपका क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको बातें क्लियर हुई क्या? यहां तक चीजें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी हैं? ठीक, अब ध्यान समझना, यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल की वजह से एक डायरेक्शन में प्रेशर आ रहा है, या आप ऐसे समझ लो कि एक मॉलिक्यूल की वजह से एक डायरेक्शन में फोर्स ये आ रहा है। अब आप खुद सोचो, ये मैं मिटा रहा हूं, मिटा देता हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको मैं चीजें समझाता हूं कि भाई जो हमने एजम्पशन माने थे उनका यूज कैसे कैसे है। ठीक, यहां तक तो एजम्पशन से ही पहुंचे हैं, अब आगे ही एजम्पशन लेके जाएगा। अब आप खुद सोचो, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मॉलिक्यूल का नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो आप बोलते v बराबर अंडर रूट में Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। अब आप ध्यान से देखो तो v² बराबर क्या आ रहा है, ये तीनों आपस में बराबर हैं तो 3Vx², या आप लिख सकते हो Vx² बराबर V²/3, या आप एक मॉलिक्यूल की बात करो तो V1 लिख लो, वही हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब Vx की जगह पे क्या लिख सकते हो, V1 लिख सकते हो। तो आपका प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल कितना आएगा, m0 V1²/3A³। ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर है ना भाई, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे आप ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, सबका प्रेशर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर मैं नेट प्रेशर की बात करूं, P नेट क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करोगे तो P1 की वैल्यू जैसे आई है m0 V1² प्लस m0 V2² प्लस m0
V3 का स्क्वायर बाई 3a³, ऐसे करोगे डॉट। आपको खुद समझ आ रहा है सर ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर कर लें, तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V4 का स्क्वायर, अरे कितना कर रहा हूँ, ऐसे ब्रैकेट में बंद करता हूँ। क्लियर? ठीक, ये आपका प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है, और नेट प्रेशर आ रहा है। अब इसमें क्या चीज़ें आपको समझनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये अंदर वाला टर्म इरिटेट कर रहा होगा आपको, क्योंकि वही तो एक चीज़ है, तो हम इसे हटा देते हैं। क्या करते हैं, हम इस अंदर वाले टर्म को हटा देते हैं। सर कैसे हटाएंगे? अब ध्यान से समझिए, अब इसको नोट करिए, अब ध्यान से समझिए कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, प्रेशर ऑफ गैस की, तो वो क्या हो सकता है। एक आता है VRMS, देखो मैंने आपको बताया था एक टर्म की हमको जरूरत पड़ेगी, VRMS, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था VRMS। अब ये क्या होता है, ये होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उनका मीन लेना पड़ता है, फिर उनका रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी वेलोसिटीज हैं, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, तो आपके पास वेलोसिटी कौन कौन सी, V1 मॉलिक्यूल है, आपके पास एक मॉलिक्यूल 2 होगा, उसकी वेलोसिटी V2 होगी, तो आपको उनका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, उसकी वेलोसिटी V1 होगी, उसका स्क्वायर किए, फिर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करोगे, प्लस डॉट 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 डॉट। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, हमने खुद माने थे n है, ये क्या है, एवरेज है। देखो स्क्वायर एवरेज क्या लिख रहे हैं, मीन्स ऑफ स्क्वायर्स, इसका पूरा मतलब क्या होता है, मीन्स ऑफ स्क्वायर्स। तो हमने स्क्वायर किया और उसका मीन लिया, तो स्क्वायर करके मीन ले लिया है, अब उसका रूट लगाना है, तो भाई ये रूट ये लग गया, ये आपका होता है VRMS। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो हमको मिलेगा VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और बाई n है, मैं n से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलेगा NVRMS का स्क्वायर। क्लियर? ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो और इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको समझना पड़ता है, कुछ टर्म है जो डिफाइन किए गए हैं। क्लियर? डन। अब आप क्या इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, लिख लो, तो आपको P नेट बराबर मिलेगा m नॉट, अब इसकी जगह पे आप लिख सकते हो NVRMS का स्क्वायर, NVRMS का स्क्वायर अपॉन में 3a³, ये फॉर्मूला एक मिला। अरे ये फॉर्मूला बस अभी रिजल्ट नहीं है, डब्बे में मत बंद करना, मैंने गलती से बंद कर दिया है, ठीक है। ये आपको साइड में समझ में आना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ये एक क्लिक पॉइंट होता है, बच्चा यहाँ से यहाँ तक समझता है, यहाँ पे आके रुक जाता है ना। मैं भी जब आपके टाइम पे था मतलब, तो मैं भी यहीं पे आके रुकता था, फिर मेरे को देखना पड़ता था, क्योंकि मुझे लिख लिख के पढ़ने की आदत थी। मैं जब लिखता था ये डेरिवेशन तो यहीं पे आके अटकता था, फिर मुझे बाद में समझ आता था कि भाई यहाँ पे अटकूंगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखो NM नॉट क्या है, NM नॉट वो आपका प्रेशर ऑफ गैस है। तो जो नेट प्रेशर आपका आ रहा है वो मास ऑफ गैस, ये सॉरी मास ऑफ गैस है, टोटल मास ऑफ गैस VRMS का स्क्वायर अपॉन में ये 3a³ क्या है, वॉल्यूम है, इंटू 3v लिख सकते हो। ये आपका इक्वेशन है, इसे आप ब्रैकेट में बंद करके डब्बे में डालो। इसे मत डालना यार, मैंने पहले ही मना किया था, ये गलती से मैंने यहीं पे डाल दिया। ठीक, ये आपका प्रेशर की इक्वेशन है कि भाई अगर प्रेशर आ रहा है तो कितना होगा। क्लियर? समझ गए भाई कि P नेट बराबर है मास ऑफ गैस VRMS का स्क्वायर अपॉन 3v। ठीक, अच्छा यहीं से हम लोग VRMS का फॉर्मूला भी निकालते हैं। देखो VRMS का वो फॉर्मूला तो है ही, ये वाला फॉर्मूला भी निकालते हैं, पर इसके पहले जो मैंने आपसे वादा किया था कि बीच में छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा है ना, केमिस्ट्री वाली चीज़ आप या तो पढ़ लेना वहीं से, कि 3 टाइप के आपके पास वेलोसिटीज़ होती हैं। एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होता है आपका मीन वेलोसिटी, और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी पढ़ाया जाता है। भाई हमको याद नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, हमने जब पढ़ाया था पिछले साल तो हमको याद था, अभी भूल चुका है। कुछ ऐसा ही होता है ना, कुछ ऐसे कुछ कर्व होता है, तो भूल चुका है, लेकिन आप वहाँ पे पढ़ते हो, यहाँ पे अपने सिलेबस में नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, अगर आपके पास कुछ किताबें हैं उसमें है, तो भाई रंगीन किताबें वहाँ पे होंगी, फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है वो चीज़ें। ठीक, क्लियर है बात?
मोस्ट प्रोबेबल का वहाँ पे फॉर्मूला होता है, और आपका इस मीन का भी वहाँ पे फॉर्मूला होता है, और RMS का तो आपके सामने है। RMS का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखिए। आप लिख सकते हो PV, देखो RMS का फॉर्मूला बता रहा हूँ, मास ऑफ गैस इंटू V स्क्वायर RMS बाई 3 हो जाता है। PV की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो nRT। एक चीज़ है यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, nRT या 3 nRT इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। अब n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख सकते हो मोलर मास ऑफ गैस, है ना, मास ऑफ गैस RT अपॉन में मोलर मास ऑफ गैस, जिसे हम लोग कैपिटल M से लिख रहे हैं, ये M मोलर है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मास का बहुत ढेर सारा टर्म है। तो मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर, mg से mg कैंसिल आउट हो रहा था, आपको VRMS जो मिल रहा है वो मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ RT अपॉन में मोलर मास M। कैपिटल M से मैं मोलर मास लिखता हूँ, और आप भी कुछ ना कुछ अंदर कर लो, क्योंकि M मोलर बार बार लिखना है, या तो आप लिख ही लिया करो, है ना, M मोलर, तो 3RT/M होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चे, ये वाला फॉर्मूला याद करके चलते हैं, या तो ये याद कर लेते हैं, PV बराबर mg इंटू V स्क्वायर RMS। अब ध्यान से समझिएगा, जब उनसे सवाल पूछा जाता है बेटा प्रेशर बढ़ाने पे आपका RMS पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो गलती करके चले आते हैं, बोलेंगे सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पे आपका RMS बढ़ेगा। अरे भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट भी तो जाएगा, और PV बराबर आपका ये चीज़ है। ध्यान से समझिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आप समझ लीजिएगा कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम पे कहाँ के बात करिएगा कि भाई VRMS जो है ओनली डिपेंड्स ऑन अ टेम्परेचर, कि भाई ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर का फंक्शन है, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। आपकी जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं, चाहे वो स्क्वायर वेलोसिटी मीन वेलोसिटी हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, वो सारी की सारी जो वेलोसिटीज़ हैं वो टेम्परेचर का फंक्शन होती हैं। और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट हो रही होंगी कि अगर वेलोसिटी टेम्परेचर का फंक्शन है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होगी। और आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वही चीज़ बताई थी कि आपको जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस का, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। याद आ रही चीज़ें, अब शायद लिंक हो रही होंगी। हाँ, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बार बार कि भाई हम पहुँच चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में, और 11th 12th और केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला के ये सबसे मोस्ट ज़्यादा मतलब वेटेज वाला चैप्टर है। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं, आपको इन्हें बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। अगर आप रिवाइज करते हुए चलोगे तो मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें आसान होंगी, और अगर आप रिवाइज नहीं करते हुए चलोगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, तो भाई ये बहुत तगड़े से आपको इरिटेट करेगा और आप परेशान हो जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स आपको रिवाइज करते हुए चलना है भाई, केमिस्ट्री में भी है और आपका फिजिक्स में भी है, और दोनों की मिला लो तो भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ते हुए चलनी है। अब यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ कि भाई आपका जो डिफरेंट स्पीड है, जैसे मीन और मोस्ट प्रोबेबल का क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मीन का जो फॉर्मूला होता है, इससे कि आप एवरेज जोड़ते हो v1 + v2 + v3 + v4 बाई n करते हो, तो वैसे जो इसका फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 8RT अपॉन में पाई m। और ऐसे आपका VMP यानी मोस्ट प्रोबेबल होता है वो आपका 2RT/m शायद आई होप सो होता है ना। भाई इतना याद नहीं है, लेकिन मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, पर मुझे ये याद है कि हाँ इसी वाले उसमें होता था। ठीक है, तो ये आपका होता है, और आपसे आगे चल के उसमें रेशियो वगैरह भी पूछता है, NCERT ने रेशियो दे के रखा है केमिस्ट्री में, आपको वो याद होना चाहिए, है ना। डेटा वाला पोर्शन जो है उसे आप जाके हाईलाइट कर लेना, और आप अगर केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें मज़ा भी आएगी। 11th में है तो आपको रिवाइज करोगे तो आपको सही भी लगेगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो, और जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया अभी तक उसे आप बढ़िया से रिवाइज भी कर लो। ठीक, वीडियो को पॉज करके रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हम आगे बात करने वाले हैं अगले कुछ पोर्शंस की, मतलब यहीं से आएगा, मतलब इन्हीं सारे फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए नोट कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब VRMS वाला इक्वेशन याद करके रखिएगा। आपसे यहाँ पे 2 डेटा और दे देता हूँ मैं ग्राफ वाला पोर्शन का, कि भाई VRMS और टेम्परेचर का जो ग्राफ आता है वो कैसे बनता है। ठीक, जल्दी से VRMS और टेम्परेचर का आप ग्राफ बनाएं अपनी कॉपी में, मेरे बताने के पहले यहीं पे वीडियो को पॉज करें और बनाएं।
अब ध्यान से देखो तो जो आपकी RMS स्पीड होती है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। 3R/m ये जो है वो पूरा कांस्टेंट है, तो ये आपका वेलोसिटी है VRMS, और ये टेम्परेचर है, ऑब्वियसली बात है केल्विन में है। तो इसका जो ग्राफ है अगर आप ध्यान से देखो तो VRMS वो टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है ना, कुछ ऐसे बन जाता है, आपको याद होना चाहिए। और एक सवाल और आता है, जैसे एक ग्राफ आपसे और बन सकता है, पूछ सकता है बना के कि भाई VRMS और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनेगा रूट में, है ना, रूट में, तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और इसका स्लोप क्या होता है वो तो आप खुद बताना कि स्लोप क्या होता है, कि स्लोप कैसे होगा आपको, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ, आपको ये भी सीख लेना है ग्राफ में। अब आपको मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे उसी फॉर्मूले से जो भी आपने पढ़ा हुआ है ना, 2 हेडिंग 3 हेडिंग आप डाल के रखिएगा। जैसे हमसे पूछता है ना एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्या पूछता है, एवरेज ट्रांसलेशनल, है ना, ट्रांसलेशनल। अब टी के ये लिखता तो टोटल समझ में आता, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, PV बराबर मास ऑफ गैस VRMS का स्क्वायर बाई 3। हाँ सर हमने तो ये पढ़ लिया, अब आगे क्या करेंगे, अब पर मॉलिक्यूल निकालना है। अब पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो आप देखो दोनों तरफ जब आप करोगे तो आपको मिलेगा, ये क्या है, मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। कैसे किया जाए, अब ध्यान से देखो तो 3PV बराबर हो जाएगा मास ऑफ गैस VRMS का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ बाई 2 कर दें तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 3/2 PV की जगह पे nRT इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी दिख रही है ना, काइनेटिक एनर्जी, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो भाई, मास ऑफ गैस इंटू RT अपॉन में मोलर मास, या है ना, ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। ध्यान दो आप, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आपको बताए थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, RT अपॉन में नंबर ऑफ अवोगाद्रो नंबर, सॉरी, अरे यार नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में अवोगाद्रो नंबर, वही तो किया है। अब काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n है, तो अगर मैं n से डिवाइड कर दूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो आपको आ रहा है 3/2 R/NA इंटू टी। अब ध्यान दो R/NA क्या होता है, R/NA आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, तो 3/2 इंटू KB इंटू टी। भाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, याद है, हाँ चाचा तुमसे पूछ रहे हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा तो भूल गए, गजनी बन गए यार सही में। KB की वैल्यू क्या होती थी, वही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अच्छा इसका यूनिट क्या होता था, ये भी याद है, क्या होगा तुम्हारा यार, अगर याद है तो कमेंट करना तो जल्दी से, हाँ कापी पलट के मत करना, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग करोगे बच्चा तो फिर तुम भुगतोगे, हम क्या करेंगे, हम तो खुद नहीं भुगतेंगे भाई, तुम भुगतो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपका ये समझ में आ गया मुझे, ठीक ठीक 3/2 आपका होता है KB/T, ठीक। अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, अब पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अब आप इसमें और क्या कर सकते हो, KB/T की जगह पे कुछ और रख सकते हैं। अदर फॉर्म्स की अगर बात करें तो अदर फॉर्म्स की, क्या इसके हम कुछ और फॉर्म्स बता सकते हैं। अदर फॉर्म्स की अगर बात करें तो हम एक मॉलिक्यूल, देखो ये कितने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, और n मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को हम 3/2 PV कर रहे हैं। अगर हम इसको n से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, बताओ भाई, अगर n से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, 3/2 PV/n होगा ना। अरे खुद दिमाग लगाओ, सोचो, यहीं से आप एक दिमाग लगाना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो, जो ये हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनो, यहीं पे ये काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV, मैं यहीं से भी कर सकता था,
ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी कितने मॉलिक्यूल के लिए है, n मॉलिक्यूल के लिए है चाचा। तो ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी टोटल है n इंटू, भाई यही तो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, और पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का ही तो होगा, खुद दिमाग लगाओ। ये कितना है 3/2 पीवी है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जिसे आप n से डिवाइड करने को बोल रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। यहीं पे लिख देता हूँ वरना बोलोगे सर n से डिवाइड कैसे कर दिए। पर मॉलिक्यूल जो है वो क्या आ रहा है 3/2 pv/n। ये भी तो है, बोलो भाई ये वाला समझ आया। देखो बच्चों को ये वाला थोड़ा कम समझ आता है। अब पता नहीं मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा कठिन है या उनके समझने का दिमाग नहीं है, डिपेंड कर सकता है भाई। मेरे बताने का तरीका भी कभी एक बार कठिन हो जाता है ना। अब मैं तो ऐसे बताता हूँ, ये आपने n मॉलिक्यूल की निकाला है, तो अगर n मॉलिक्यूल की कैसे निकालोगे, n इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे भले मैंने लिख दिया, तो वहाँ पे लिखता था Ke/n, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल लिखा था 3/2 के pv/n करता था, है ना। अब बोलते थे सर यहाँ पे 1 लिखे हो यहाँ पे पर लिखे हो, दोनों में अंतर क्या है। आते हैं यार, अब आपको अगर ऐसा डाउट है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल और पर मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। पर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना है। अब मैंने वहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे पर लिखा है, समझे, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आई। तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं आपको आपकी उसमें होने चाहिए। अब हम एक चीज़ की और बात करते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी पर वॉल्यूम की, है ना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की, सॉरी पर वॉल्यूम की, मॉलिक्यूल तो निकालने हैं, पर वॉल्यूम की हमको बात करनी है। सर ये तो बड़ा आसान है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, निकालो। अरे निकालो भाई, हम मना थोड़ी ना कर रहे तुमसे, हम लोग को हड़का थोड़ी ना रहे हैं भाई, निकालो कितना आता है कि भाई पर वॉल्यूम कितना होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी एवरेज कितना हो सकता है, बताइए जरा कितना हो सकता है। तो अभी आपने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो, पर वॉल्यूम पूछा है, इस बार पर मॉलिक्यूल नहीं पूछा, मैं उधर से ही पुट कर देता हूँ, P इंटू वी होता है ना, n मॉलिक्यूल की नहीं। तो पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बाई V इज इक्वल टू 3/2 P, दैट्स इट। बस, हाँ भाई बस। सर इतने छोटे में हो गया, अरे भाई हाँ हो गया, बच्चे की जान लोगे क्या। अरे आगे तो अब क्या करूँ मैं, 2 लाइन का तो था, ये भी आपके फॉर्मूले में होना चाहिए 3/2 P, है ना। हाँ फॉर्मूला बहुत है सारे। अच्छा इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो बता देता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टाइम तो हो चुका है नो डाउट, मुझे भी पता और आपको भी पता है भाई, लेकिन मुझे नहीं समझ आता टाइम इतनी जल्दी बीतता कैसे है यहाँ पे, है ना। शुरुआत में लगता था यार बहुत टाइम लग रहा है, अब तो भाई टाइम बीत ही जाता है। सोचता हूँ कि मैं लेक्चर थोड़ा छोटा रखूँगा ना, अपने आप भाई भग जाता है। अब तो 1 घंटे ऐसे क्रॉस कर रहा है जैसे कि मुझे पिछले 2 लेक्चर अगर मैं देखूँ 3 लेक्चर तो वो 1 घंटे के आसपास हो जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। मतलब मैं बनाता नहीं हूँ, आप सोचो मैं बनाता हूँ नहीं, मैं जितना सोच के आता हूँ उससे कम ही पढ़ा पाता हूँ। अभी मैंने सोचा था यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा के आपको मोलर स्पेसिफिक हीट तक पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, 1 घंटे तो भी ऐसे बीत गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जैसे कि अगर आप समझो तो आपको या यहाँ पे अगर रिलेट किया जाए तो कितनी डिग्री की आज़ादी मिली हुई है। जैसे एक मॉलिक्यूल किस किस डायरेक्शन में अपने अंदर एनर्जी को रख सकता है, या ऐसा लिख सकता है नंबर ऑफ वेज, लिखिएगा पहले वरना मैं आपको समझाऊँ फिर। नंबर ऑफ वेज इन विच मॉलिक्यूल possesses इट्स एनर्जी। अब चाहे मॉलिक्यूल की बात करें चाहे एटम की बात करें, है ना, क्योंकि एटम की बात यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, डायएटमिक या वो सब करके, इन विच मॉलिक्यूल या एटम की बात कर सकते हो, है ना। एटम कैन possess एनर्जी या कैन हैव एनर्जी। अब ध्यान से समझिएगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा कि अपने पास 3 टाइप की गैसेस होती हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक गैसेस। और अगर फिजिक्स में बात करें तो ट्राइएटॉमिक के नीचे ही हम लोग पॉलीएटॉमिक में चले जाते हैं। तो अपने सिलेबस में मोनो और डाई ही है, तो अपने पास 3 टाइप की गैसेस होती हैं। आप सबको पता होगा कि 3 टाइप की गैसेस हैं, एक तो मोनोएटॉमिक गैस है और एक डाई एटॉमिक गैस है ना, और एक ट्राई एटॉमिक गैस है। पॉलीएटॉमिक नहीं पढ़ना है हमको, अपने दिमाग में वो डाउट मत लाइएगा कि सर पॉलीएटॉमिक आप पढ़ाइए,
अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू होता है, एफ से लिखते हैं पहले तो इसको सिंबल क्या है, एफ है, ये एक नंबर है समझ लो। ये होता है 3a माइनस आर। यहाँ पे ए क्या है, ये आपका होता है नंबर ऑफ एटम्स, भाई कितने एटम्स हैं। आर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब ध्यान से देखिए कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक है, तो भाई जब मोनो एटॉमिक है तो वो कोई बॉन्ड नहीं बताएगा। एक है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। अगर डाइएटॉमिक की बात करो तो भाई डाइएटॉमिक एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा, एक अपने बगल वाले से बनाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई 3 × 2 माइनस एक बॉन्ड है, आपका आता है 5। ट्राई एटॉमिक में ध्यान से देखो, आपने दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, एक आपके लीनियर होते हैं, एक आपके बेंट होते हैं। जैसे आपका CO2 लीनियर है और H2 आपका बेंट होता है, ऐसे आपने पढ़े होंगे। एक और आपने पढ़ा था XgF2 करके पढ़ा होगा ना, XgF2 भी आपका शायद लीनियर है ना। ऐसे ढेर सारे थे, मतलब याद नहीं आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो ना, हाँ याद है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिड, स्क्वायर बाइपिरामिड, है ना, सीसॉ, ये ढेर सारे पढ़ते हो। तो अपने पास देखो एक आते हैं लीनियर वाले की बात कर लेते हैं। तो लीनियर में अपने पास ऐसे एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा और एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा। अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हो तो वो कितना आता है, 3 × 2, देखो 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 × 3 माइनस, ध्यान से देखिएगा माइनस, 2 टाइप के आपके पास बॉन्ड है ना, तो आपका हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस 2 आपका आता है 7, ठीक है, 7 आएगा, 3 × 3 = 9 माइनस 2 7, लीनियर का 7 कैसे आएगा, हाँ 7 आता है, वाइब्रेशनल भी आता है। पर देखो ये इनका 7 आएगा, पर ध्यान से समझिए, इसमें हम लोग इसमें बात करेंगे इनका 5 ही होता है। ध्यान से देखिए, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 7, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे 5 है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, आपके किसी मॉलिक्यूल के पास 3 टाइप की एनर्जी हो सकती है। एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, एक रोटेशनल एनर्जी होती है, और एक थर थर अपनी जगह पे कांपने वाली एनर्जी होती है, जिसे हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं। हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी की बात करते हैं। अपने पास जो बेंट वाला आता है, बेंट वाला मॉलिक्यूल होता है ऐसे करके, है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये बेंट है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 5 मान के चलेंगे, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास 6 होता है, ऐसे मान के हम लोग निकाल देते हैं। 3 मॉलिक्यूल है, 3 अपने पास बॉन्ड है, तो सॉल्व करते हैं, तो 3 × 3 = 9 माइनस 3 अपने पास हो जाता है 6। इसका निकाल सकते हो, इसका ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 × 3, और 3 टाइप के बॉन्ड है तो -3, तो 3 × 3 = 9 में से 3 गया, अपने पास 6 आता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। देखो ये आपको पूरा का पूरा क्या करके रखना है ना, आपको पूरा का पूरा ये आपका समझिए कि थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है यहीं से शुरुआत कर देंगे, ठीक है। ये आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया है कि देखो यहाँ पे 3 है, इसके पास कोई रोटेशन नहीं होगा, इसके पास 3 ट्रांसलेशनल होता है और 2 रोटेशन होता है, इसके पास भी 3 और 2 रोटेशन और 2 आपका वाइब्रेशनल होता है, इसके पास 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशन होता है। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। डायटोमिक में आपका आई होप आपको समझ में आया हो, है ना, डायटोमिक में हो गया, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ये बताने के बाद भी कभी रुकता नहीं हूँ, पर बोल रहा हूँ ये वाले चैप्टर में आपको ध्यान दे लेना है, डेली कॉपी को रिवाइज करना है, फॉर्मूलेज को रिवाइज करना है, और अगर आप कहीं पे समझना है तो लेक्चर को दोबारा देखना है, और कोई डाउट हो तो फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। पर यहाँ पे भाई कोताही मतलब ढील मत देना अपने आप को, अपने तो फिर पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। रिवीजन करते रहिएगा, वरना फिर चैप्टर के एंड होने के बीच में आपको, एंड होने के बाद छोड़ो, बीच में ही आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, सवालों के टाइम पे। ठीक, चलिए फिर बाय बाय।